अच्छा, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कर ली है। पहली चीज़ हमने की थी रेशोज, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट कर ली। रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉसेस सेम वैसे ही हैं जैसे लास्ट चैप्टर में थे, और रीवैल्यूएशन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले चैप्टर में था। रीवैल्यूएशन के लिए हमको क्या बनाना होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या चीज़ें आती हैं, जब हमको प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में, अगर हमको लॉस हो रहा होता है किसी चीज़ से तो डेबिट में लिख देते हैं। तो रीवैल्यूएशन की एक बार वो वाली ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं फिर से, फिर करते हैं रीवैल्यूएशन। तो देखो एक एक करके फटाफट। पहला क्या है, बिल्स रिसीवेबल वैल्यूड एट 80,000। बिल्स रिसीवेबल जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू 80,000 होगी, तो बिल्स रिसीवेबल पहला हमारे पास कितने का, 70 का। अब वो 80 का हो गया तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपये, ये प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट में आएगा। सेकंड, बिल्स रिसीवेबल सेकंड फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5,000। तो ये इसमें क्या है हमारा, प्रॉफिट है या लॉस है, ये लॉस है क्योंकि हमने बिल्स रिसीवेबल को ओवर वैल्यू करके लिखा हुआ है, एक्चुअल वैल्यू उसकी कम है। कितने से ओवर वैल्यू किया हुआ है, 5,000 से, तो लॉस कितने का होगा, 5,000 का। तो टू बिल्स रिसीवेबल सेकंड वाले हैं, 5,000 का लॉस यहाँ पे हो गया हमारा। फिर लैंड फर्स्ट बी रीवैल्यूड एट 2,20,000। बिल्डिंग फर्स्ट बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो पहली जो लैंड है उसकी वैल्यू होगी 2,20,000। पहले उसकी लैंड थी 2,00,000 रुपए, अब होगी 2,20,000 रुपये। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपये का, क्रेडिट में आ जाएगा। जो बिल्डिंग है हमारी वो डेप्रिशिएट करनी है 6% से, तो ये हमारा लॉस है, ये डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट। 6,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा, ये क्रेडिट में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। फिर क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 2,50,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम हमारा कितने का आ रहा है, 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख का क्लेम आ रहा है। रिजर्व कितने का था हमारे पास, 2,30,000 का। क्लेम कितने का आ रहा है, 2,50,000 रुपये का। लॉस हो गया हमको कितने का, 20,000 का। ये लॉस रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, अगर रिजर्व ज्यादा होता, मान लेते 2,80,000 का रिजर्व है और क्लेम होता 2.5 लाख का, तो क्या करते, तो रिजर्व बच जाता हमारे पास कितने का, 30 का। वो पार्टनर्स में डायरेक्ट बांट देते हैं, ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन का नाम नहीं आता बीच में। वैल्यू ऑफ लैंड सेकंड भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये फायदा है हमारा, लैंड की वैल्यू बढ़ गई है तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय लैंड अकाउंट। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब यहाँ पे मैंने तुमको बताया था, अगर अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड लिखा हो और उसके साथ में परसेंटेज दे रखी हो, तो हम प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं। पहली बात तो ये अंडर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट की वैल्यू अंडर वैल्यू की हुई है तो प्रॉफिट होगा हमारा। वो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जो बुक वैल्यू दे रखी है वो लिख लो बैलेंस शीट में, मल्टीप्लाई करो रेट डिवाइड बाय 100। अगर अंडर अंडर वैल्यूड है तो माइनस रेट। यहां से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा हमारा, प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे लिखना है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट की, ये थी 50,000। तो 50,000 इंटू रेट, रेट कितना था 20% इंटू
100 माइनस 20, यहाँ से डायरेक्ट क्या निकलेगा हमारा, प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको ये करने का कुछ लॉजिक भी होगा ना इसके पीछे, ये हम क्यों कर रहे हैं, 100 माइनस 20 ही क्यों कर रहे हैं, प्लस 20 क्यों नहीं कर रहे, ये पता है तुमको? ये मैंने उस दिन पहले पहली बार जब करवाया था तब बताया भी था। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी क्या है, मतलब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की कोई एक्स वैल्यू रही होगी जो इसकी सही वैल्यू थी, हमने क्या किया उसको, हमने इसको कर दिया अंडर वैल्यू। ठीक है, अंडर वैल्यू करने के बाद इसकी हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू आ रही है, 50,000 वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, हमने कितने से अंडर वैल्यू किया, 20% से अंडर वैल्यू किया था। तो अगर मैं मान लूं x जो है इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू इसकी थी, अगर मैं मान लूं वो 100% थी, ठीक है, हमने कितना अंडर वैल्यू किया उसको, 20% से, तो उसकी वैल्यू जो ये बची होगी ये कितना परसेंट बची होगी, ये 80 बची होगी ना। इसका मतलब ये जो 50,000 की वैल्यू हमको शो हो रही है ये कितना परसेंट है, 80% है। तो अगर मेरे को 1% निकालना है तो क्या करूंगा मैं, अगर कोई चीज 80% है और मेरे को 1% निकालना है तो मैं क्या करूं, डिवाइड बाई 80 कर दूं। यही हो गया ना, मतलब कि अगर मैं बोलूं 80 पेन 50,000 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का होगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 80, तो यहाँ से कितना परसेंट निकल गया हमारा, 1%। हमको कितना परसेंट निकालना है, हमको निकालना है, तुमने अंडर वैल्यू कितना किया था 20%, तो इंटू क्या करूँ, 20 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा। यही तो हमने फॉर्मूला लगाया था, हमने फॉर्मूला क्या लगाया था कि बुक वैल्यू लिख लो, इंटू कर दो रेट, डिवाइड किससे करो, 100 माइनस रेट से। तो ऐसे करके वो फॉर्मूला हमने बनाया था। ठीक है, तो उसका लॉजिक है ये कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। तो इतना हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अंडर वैल्यूड है तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो बुक वैल्यू दे रखी है वो लिख लो, इंटू लिख लो रेट, डिवाइड कर दो 100 माइनस रेट से। अगर कोई चीज ओवर वैल्यूड है, कोई एसेट हमारा ओवर वैल्यूड है, तो हमारा होगा लॉस। तो लॉस डायरेक्ट कैसे निकलेगा, जो बुक वैल्यू दे रखी है वो लिख लो, इनटू रेट कर दो। अब क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस रेट, क्योंकि हमने ओवर वैल्यू किया है तो वो चीज 100% में ऐड हुई होगी। ठीक है, तो अब जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही होगी वो 120 125% जो भी है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 100 प्लस रेट। अगली चीज, अच्छा ये हमारा क्या था, प्रॉफिट। अगला क्या है, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 25%। तो स्टॉक 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 ये रहा, 1,80,000 का स्टॉक था, ये ओवर वैल्यूड है कितने परसेंट से, 25% से। तो क्या करना है, इंटू 25 बाई 125, तो ये क्या निकलेगा हमारा, लॉस निकल जाएगा, क्योंकि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो ये हो गया 5 डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। ये हमको कब करना है, सिर्फ अगर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दे रखा हो, सिर्फ तब करना है। नॉर्मली लिखा हुआ है एप्रिशिएटेड डेप्रिशिएटेड, तो नॉर्मल परसेंटेज ही लगेगी, फिर कुछ नहीं करना हमको एक्स्ट्रा। आगे, ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब क्या होता है, सारे डेटर्स अच्छे हैं, डेटर्स वन जो हैं वो सारे अच्छे हैं, वो हमको पूरा पैसा दे देंगे। तो क्या करें, तो हमको प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन हमको हटाना पड़ेगा। प्रोविजन हटाना है तो कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये फायदा है हमारा, अभी नहीं देंगे। हाँ, तो प्रॉफिट है ये हमारा, तो क्रेडिट में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपये। ठीक है, अगर प्रोविजन बढ़ाना होता है हमको तो लॉस है वो डेबिट में आता है, अगर प्रोविजन कम करना होता है तो फायदा है हमारा क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। फर्नीचर की वैल्यू कम होगी है 20,000 रुपये से, तो कितने का लॉस हो गया, फिर 20,000 का लॉस हो गया, टू फर्नीचर 20,000 रुपये। ये क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड बाय 20,000, 20,000 से कम होगी फर्नीचर की वैल्यू। अगर पहले 1,00,000 की थी, 20,000 से कम होगी, अब कितनी बची है 80, तो लॉस कितने का, सीधा सीधा 20,000 का। अगले में बोला है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड टू 20,000, तो इसकी वैल्यू थी कितनी फर्नीचर सेकंड की, फर्नीचर सेकंड ये था 25,000 का। क्वेश्चन में बोला हुआ है रिड्यूस्ड टू, कम करके इसको कितने पे ले आओ, 20,000 पे ले आओ, तो लॉस कितने का हुआ, अब लॉस हुआ है 5,000 रुपये का। दोनों में फर्क पता लग गया। रिड्यूस्ड बाय है तो हमको डायरेक्ट लॉस दिया हुआ है, रिड्यूस्ड टू है तो लॉस हमको निकालना पड़ेगा कितने का लॉस हुआ।
ठीक है। फिर पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स की वैल्यू खत्म होगी, जीरो होगी, तो क्या करते हैं, लॉस हो गया ये हमारा 7500 का लॉस हो गया, डेबिट में आ जाएगा। फिर बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 5000 अमंग डेटर टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 10%। बैड डेट्स हमारे हो गए 5000, तो नुकसान कितने का हो गया, 5000 रुपए का नुकसान हो गया। तो हम क्या चेक करते हैं, पहले इस नुकसान को कवर करने के लिए क्या हमारे पास प्रोविजन है, तो देख लेते हैं बैड डेट सेकंड, डेटर सेकंड। तो प्रोविजन हमारे पास कितने का रखा हुआ है, 500 का। नुकसान कितने का हुआ था, 5000 का, तो 500 का लॉस तो ये कवर कर लेगा। कितने का लॉस बच गया, ये कहाँ से करना पड़ेगा हमको, ये रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में बैड डेट्स कितने के आएंगे, 4500 रुपए के। समझ आ गया। सेम वही लॉजिक है जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का था, उसमें भी यही था। क्लेम कितने का आ गया था, 2.5 लाख का। हम देख रहे हैं इस क्लेम को कवर करने के लिए क्या कोई रिजर्व है हमारे पास, हमने बोला है, कितने का है, 2,30,000। कितना कम पड़ रहा है, 20,000, तो वो कहाँ पे आ रहा था, रिवैल्यूएशन। सेम बैड डेट्स, हमने बोला बैड डेट्स कितने के हुए, 5,000। क्या इस बैड डेट्स के लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास कोई प्रोविजन है कितने का है, 500 का। तो 500 तो यहाँ से कवर कर लेंगे, बचा कितने का, 4500 रुपये। ये कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, टू बैड डेट्स 4500। ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब क्या सिचुएशन बची हमारे पास, डेटर्स में से 5,000 के तो बैड डेट हो गए, डेटर्स तो बच गए हमारे पास 10,000 के। अच्छा, डेटर्स में से 5,000 माइनस होगा या 4500 माइनस होगा, बैड डेट्स कितने हुए हमारे, 5,000। तो डेटर से जो 15,000 लेने थे, अब 5,000 नहीं मिलेंगे हमको, तो डेटर्स कितने बचे हमारे, 10,000। प्रोविजन तो खत्म हो गया हमारा, क्योंकि 500 का था वो हमने यूज कर लिया। और रीवैल्यूएशन के डेबिट में हमने कितना लिखा हुआ है, टू बैड डेट्स 4500 रुपए, ये लिखा हुआ है अभी तक। उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करो, कितने का, 10% का। वो 10% किसका 10% बनेगा, जो अब रिमेनिंग डेटर्स हैं, जो बैड डेट्स माइनस करने के बाद बचे हुए हैं 10,000, उसका 10% हमको प्रोविजन बनाना। तो 1,000 का प्रोविजन बनाना है। ये प्रोविजन कहाँ से बनेगा, रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड, डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपए। यहाँ पे अब दो चीजें आई थी, एक तो आए थे बैड डेट्स 4500 रुपए के, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपए। ये समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, ये जब तुमने 11th में किया था ना, तो तुमने ऐसे किया था, जो बैड डेट्स लिखे हुए हैं वो एडजस्टमेंट में लिखे हुए हैं, एडजस्टमेंट में लिखे हुए हैं तो दो जगह जाएंगे। ऐसे किया था ना, एडजस्टमेंट वाली चीजें दो जगह जाती हैं। तो बैड डेट्स दो जगह कहाँ कहाँ जाते थे, एक तो आते थे P&L के डेबिट में, और एक आते थे बैलेंस शीट में, एसेट में से माइनस होते थे, यही था। तो बैलेंस शीट में एसेट में से तो माइनस कर दिया हमने पूरे 5,000। उसके बाद हम P&L नहीं बना रहे हैं, अब क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम बोल रहे हैं 5,000 रिवैल्यूएशन में नहीं जाएंगे, 5,000 के बीच में क्या है हमारे पास, 500 का प्रोविजन रखा हुआ है। तो रिवैल्यूएशन में कितने जाएंगे, 4500, पर डेटर्स में से कितना माइनस होगा, पूरा 5,000 रुपये। तो ये है बैड डेट की ट्रीटमेंट। दूसरा क्या बचा, प्रोविजन। इसका भी तुमने सेम बोला था 11th में कि प्रोविजन भी दो जगह पे जाता है, क्योंकि एडजस्टमेंट में है। एक तो डेटर्स में से माइनस होता है, दूसरा P&L के डेबिट में आता है। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर्स में से माइनस करके शो करेंगे, 10,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000, वहां से माइनस हो रहा है। और दूसरा ये प्रोविजन कहाँ आता है, P&L के डेबिट में आता था, हम P&L नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दो चीजें आ रही हैं, एक तो ये 4500 और एक ये प्रोविजन 1,000 रुपये। ठीक है। अगली चीज, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन डेटर्स। तो 10% सीधा सीधा प्रोविजन बना दो। कहाँ से बनेगा प्रोविजन, रीवैल्यूएशन में से बनेगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में बनेगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना था, 10% ही था ना, 1,800। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹50,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वन की मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000। बुक वैल्यू कितनी है उसकी, अच्छा ये जो बैलेंस शीट में लिखी होती है कौन सी होती है, ये बुक वैल्यू होती है। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू होगी 50,000। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया हमको, लॉस हो गया कितने का, 20,000। सेम फिर से सेम,
क्या इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास रिजर्व है? तो है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 15,000। लॉस कितने का हुआ हमको? 20,000 का। तो कितने का लॉस हम कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ से, तो वो कहाँ से कवर करेंगे? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। ठीक है, तो सब में सेम लॉजिक लग रहा है। लॉस को कवर करने के लिए देख लो क्या उसके लिए स्पेशली मैंने कोई प्रोविजन बनाया हुआ है? तो वर्कमैन के लिए बनाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है हमारे पास। तो इन सब की सेम ट्रीटमेंट है। कवर हो सकता है लॉस तो ठीक है, नहीं तो रीवैल्यूएशन है ये हमारे पास। उसके बाद बिल्डिंग सेकंड वो उसको भी ब्रॉड अप टू ₹2,30,000। ये बोल रहे हैं बिल्डिंग को बढ़ा के 2,30,000 पे ले आओ। बिल्डिंग कितने की है? 2 लाख की, उसको बढ़ा के ले आओ 2,30,000 पे। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 30,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर इज ₹50,000 टू बी अकाउंटेड इन दी बुक्स। क्या करना है इसका? ये लॉस है, आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर के लिए, तो ये लाइबिलिटी है हमारी। लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी, बोल रहा है अब अकाउंट कर दो, रिकॉर्ड कर दो उसको। तो रिकॉर्ड कर देते हैं, तो लॉस आएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 50,000 एंड अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड ऑफ ₹7,500 बी प्रोवाइडेड फॉर। एक हमारे पास अनअकाउंटेड ही मतलब अनरिकॉर्डेड ही क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड है। इंटरेस्ट एक्रूड क्या होता है? ये एसेट है या लाइबिलिटी है? इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट हमने कमा लिया है पर अभी रिसीव नहीं हुआ हमको, तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट है ये हमारे लिए, क्योंकि बाद में पैसे इसके मिलने हैं हमको। एसेट है। एसेट अनरिकॉर्डेड है तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। कौन सी साइड आएगा? डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? प्रॉफिट है ना ये हमारा, तो क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट एक्रूड 7,500। समझ आ गया? इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब क्या होता है? एसेट। इंटरेस्ट हमको मिलना था, मिला नहीं है, बाद में मिलेगा, तो एसेट है हमारा। एसेट। आउटस्टैंडिंग का उल्टा होता है एक्रूड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है जो खर्चा हमने पे करना है, और एक्रूड है जो इनकम हमको मिलनी है अभी। तो ये लाइबिलिटी होती है, ये एसेट होता है। फिर लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर सेकंड फॉर ₹10,000 वो सेटल्ड एट 8,000। बोल रहा है क्रेडिटर्स थे जो सेकंड वाले, उसमें 10,000 की लाइबिलिटी ऐसी है जो कि हमने 8,000 में सेटल कर दी है। तो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया हमको? प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपये का। 10,000 जिसको देने थे उसको 8,000 में सेटल कर दिया हमने, तो 2,000 का हमको हो गया प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट में आएगा बाय क्रेडिटर्स 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये सारे रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स थे। अब ये वाले ही पॉइंट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, एक दो नया आ गया तो देख लेंगे बाद में। चलो अब हमको क्या करना है, जो टॉपिक्स हमने किए हुए हैं ना ये सारे पिछले चैप्टर की तरह, अब ये सारे उठ के एक ही क्वेश्चंस में आ जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो सबकी ट्रीटमेंट करनी है हमको। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गुडविल कौन सी होती है? बैलेंस शीट वाली या फिर एडजस्टमेंट वाली? बैलेंस शीट वाली गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशो में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंट्री होती है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है वो नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता है। जब वो उसमें 3 केस हो सकते हैं, या तो वो कैश में लाया या नहीं लाया, या वो प्राइवेटली पे कर देता है। प्राइवेटली पे कर देता तो कोई एंट्री नहीं है, कैश में लाया होगा तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही होता है। अगर वो कैश में नहीं लाया तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर इसी में हमने हिडन गुडविल का टॉपिक किया था। हिडन गुडविल में क्या था कि गुडविल फॉर्म की नहीं दे रखी होती तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले निकालो कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म की कैपिटल निकाल लो न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे, तो वो कैसे निकलती है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये आ गई। इसमें से दो चीजें माइनस कर दो, एक तो ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल
और दूसरा न्यू पार्टनर की कैपिटल। ये दोनों माइनस करने के बाद हमारे पास हिडन गुडविल आ जाती है, किसकी? फॉर्म की। अब इसके केस में हम एक अजम्पशन लेते थे, क्या अजम्पशन थी? हिडन गुडविल में एक अजम्पशन थी हमारी कि वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया होगा। कैश में नहीं लेके आया होगा तो एंट्री किससे होगी फिर? करंट अकाउंट से एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये दो टॉपिक्स वही हैं, रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस दिखेंगे तो बांट देंगे ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन में बोला हुआ है नहीं बांटना है तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। प्रॉफिट या रिजर्व है तो गेन टू सैक्रिफाइस, लॉस है तो सैक्रिफाइस टू गेन। उसके बाद रीवैल्यूएशन अभी हमने देख लिया। यहां तक हमारे टॉपिक्स हो गए। अब यहां तक का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे ये दो टॉपिक्स बचेंगे, बहुत आसान से टॉपिक है। अगर तुम्हारा यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है वो तो। देखो क्वेश्चन है, इसमें हमको बोला तो वैसे इसने रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम करेंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज तो सबकी आती है, अब हमको गुडविल की, प्रॉफिट रिजर्व बांटने की, रिवैल्यूएशन वगैरह की सबकी जनरल एंट्रीज हमने की हुई है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर जनरल एंट्रीज पे आएंगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है 6 नंबर का। ठीक है, सेम ऐसा ऐसा सा ही क्वेश्चन आता है। या तो वो बोलेगा रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, या वो बोलेगा जनरल एंट्रीज करके दिखाओ। क्वेश्चन ऐसा सा ही होता है, बैलेंस शीट नहीं मांगते। क्वेश्चन क्या है, अमित और अनिल पार्टनर्स हैं, रेशो है उनकी 2:1। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की। तो अभी तक कौन कौन पार्टनर्स थे? अमित और अनिल पार्टनर्स थे, वो प्रॉफिट बांटते थे 2:1 में। उनकी ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या आ रहा है? क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व आ रहा है। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांट देते हैं ओल्ड रेशो में, यही करते हैं ना। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे जनरल रिजर्व को। आगे कैपिटल दे रखी है उनकी, फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग, और कुछ चीज ऐसी नहीं है जो पार्टनर्स में बांटते हैं। अच्छा, जो चीजें पार्टनर्स में बांटनी होती है वो क्या क्या चीजें हो सकती है यहाँ पे बैलेंस शीट में? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद यहाँ पे पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल हो सकती है एसेट साइड में। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस हो सकता है हमको। ये सारी चीजें हम पार्टनर्स में बांट देते हैं उनके ओरिजिनेशन। अभी सिर्फ एक चीज दे रखी है हमको, जनरल रिजर्व। आगे अंकित इज एडमिटेड, तो पहले अमित और अनिल थे, अंकित भी आ गया। कितने शेयर के लिए आया है वो भी नहीं बताया। आगे बोला फर्स्ट पॉइंट में, अंकित विल ब्रिंग ₹1 लाख एज हिज कैपिटल। तो कैपिटल के वो 1 लाख रुपए लाया है। एंट्री क्या होती है इसकी? कैश टू कैपिटल होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक हो गया। आगे एंड 60,000 एज हीज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। और 60,000 रुपए अपने गुडविल के भी लाया है। ये फर्म की गुडविल है या ये अंकित लाया है 60,000? ये अंकित 60,000 लाया है। तो इस गुडविल का क्या करते हैं हम? इसकी एंट्रीज क्या होती हैं? पहली एंट्री होगी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 60,000 रुपए लेके आने की। सेकंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अगर आगे क्वेश्चन में रेशो के बारे में हमको कुछ नहीं बोला गया तो ओल्ड रेशो ही क्या मान लेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000, तो किसका पॉइंट है ये? रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। आगे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। जनरल, अच्छा ये पॉइंट आ गया, इसमें क्या बोला हुआ है? जनरल रिजर्व के बारे में बात कर रहा है। जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटिव फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब क्या है इसका? हाँ, तो क्या करेंगे इसका? तो फिर होगी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। अगर रिजर्व को बांटना नहीं है तो क्या करना है फिर? एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। और क्योंकि ये रिजर्व है तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेन टू सैक्रिफाइस। ठीक है, अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती तो क्या करते जनरल रिजर्व का?
ओल्ड रेशो में बांट देते। क्वेश्चन बोल रहा है बांटना नहीं है तो क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेन टू सैक्रिफाइस, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो ये किसका पॉइंट है, ये तो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, तो ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट था, ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट था, ये भी। उसके बाद क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000, ये क्या करना है इसका, ये भी रिवैल्यूएशन में आएगा, रिकॉर्ड कर देंगे, 1000 रुपए का लॉस हो गया हमको। क्वेश्चन समझ आ गया। क्या करना है, अब सबकी एंट्रीज करनी है एक एक करके। जर्नल फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का, पर्टिकुलर्स, LF बनता है, उसको छोड़ देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे हम एक सीरियल नंबर का भी बना देते हैं। पहली एंट्री, अच्छा पहले किस चीज की करें, जनरल रिजर्व से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को बांटना नहीं था क्योंकि क्वेश्चन मना कर रहा था। क्या करना है उसकी, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेन टू सैक्रिफाइस। कौन गेन कर रहा होगा, जो न्यू पार्टनर है अंकित, वो गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अमित और अनिल सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कितना गेन कर रहा है अंकित, 1/4। तो जो जितना गेन करेगा उससे उतना ले लेंगे। तो इसने कितना गेन किया, 1/4, तो 12,000 का 1/4 इससे ले लेंगे। कितना लेना है इससे, 3,000 रुपये। तो एंट्री लिख देते हैं पहले, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना आएगा, 12,000 का 1/4, 3,000 लेना है। और ये 3,000 किस में बांटना है हमको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। वो कौन कौन है, अमित और अनिल। टू अमित कैपिटल अकाउंट और टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बांटना है, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और ओल्ड ही क्या है, सैक्रिफाइस है, तो कौन सी रेशो में बटेगा, 2:1। तो किसको कितना मिलेगा, 2,000 इसको मिल जाएगा, 1,000 इसको मिल जाएगा। बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड। ये एंट्री समझ आ गई जनरल रिजर्व की। सेकंड, अब एक एक करके देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में कुछ नहीं था बांटने वाला, सिर्फ जनरल रिजर्व था, वो हमने बांट दिया। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, अंकित विल ब्रिंग ₹1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो दोनों के पैसे लेके आया, दोनों की इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं हम। पैसे लेके आने की क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल के लाया था वो 1,00,000 रुपए, गुडविल के लाया 60,000 रुपए, टोटल लाया 1,60,000 रुपए। बीइंग अमाउंट ब्रोट इन बाय अंकित। थर्ड एंट्री, अब क्या करना है थर्ड एंट्री में, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है इसको बांट देंगे, कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग। और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो थी हमारी। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, अमित और अनिल, अनिल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 60,000 था, 60,000 को बांटना है 2:1 में, तो 40,000 इसको मिलेंगे, 20,000 इसको मिलेंगे। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये हो गया, पहली एंट्री हमने की जनरल रिजर्व की, दूसरी एंट्री की कैपिटल और गुडविल लाने की, तीसरी एंट्री वो गुडविल पार्टनर्स में बांट दी हमने। यहाँ तक हो गया। और अब कौन सा पॉइंट बच गया, हमने पहला पॉइंट कर दिया, डी पॉइंट भी कर दिया हमने। अब बचा सिर्फ रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन की जितनी चीजें हैं वो लिख दो,
और फिर जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो बांट देंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन की जब मैंने एंट्रीज तुमको बताई थी तो मैंने बोला था 3 एंट्रीज करनी होती है रीवैल्यूएशन की हमको। 3 कौन कौन सी? एक तो कर दो रीवैल्यूएशन में जो क्रेडिट में चीजें आती हैं उनकी, इसमें इस एंट्री में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा और बाकी की चीजें डेबिट होगी जिसमें भी प्रॉफिट हो रहा होगा। एक कर दो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जो चीजें आती हैं उसकी एंट्री, उस केस में रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और बाकी की चीजें क्रेडिट होंगी। और फिर इनका प्रॉफिट या लॉस निकाल लो दोनों को कंपेयर करके और वो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में बांट दो। ये 3 एंट्रीज करनी थी हमको, तो एक एक करके देखते हैं। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ये क्या किया हमने, तो अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं सबकी। सबकी अलग अलग मतलब एक पॉइंट मेरे को दिखेगा, उसकी एक एंट्री कर दूंगा, फिर एक 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 करता जाऊंगा। नहीं, क्वेश्चन जब आता है ना तो वो या तो जर्नल एंट्रीज आएगी या अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। तो अभी हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, फिर अकाउंट भी बना लेंगे। ना ना, तो नहीं करनी। हाँ, ये तो हम सीख रहे हैं अभी तो कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। फोर्थ, अच्छा अब एक एक करके कर लेते हैं चलो। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था? मशीनरी एप्रिशिएट हो रही थी 1,20,000। अच्छा, बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रही है, दोनों चीजें एप्रिशिएट हो रही है, तो इकट्ठी एंट्री कर दें। मशीनरी भी बढ़ रही है, क्रेडिट में आएगी रिवैल्यूएशन के, और बिल्डिंग भी बढ़ रही है, ये भी क्रेडिट में आएगी। तो दोनों में रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि दोनों के क्रेडिट में आ रहा है। दोनों चीजें कहाँ पे आ रही हैं? क्रेडिट में। अच्छा, ये अगर मैं अकाउंट बनाऊं रीवैल्यूएशन, ये मैंने तुमको कल ही बताया है, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, ये दोनों चीजें कहाँ पे आएंगी? बाय मशीनरी अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट, यहीं पे आएगी ना क्रेडिट में। कितना कितना अमाउंट भी लिख लेते हैं। मशीनरी 1,00,000 की थी, एप्रिशिएटेड टू 1,20,000, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग में कितने का प्रॉफिट हुआ? एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 15,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? ये जो दो चीजें हमने क्रेडिट में लिखी है जनरल एंट्रीज। हाँ, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो रहा है, बाकी चीजें डेबिट हो रही होंगी इसका मतलब। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना था? 20,000, 15,000, 35,000 बीइंग एसेट्स रीवैल्यू। अच्छा, ये एंट्री प्रॉफिट हुआ इस एंट्री में या लॉस हुआ हमको? इस एंट्री में प्रॉफिट था या लॉस था? ये प्रॉफिट था ना, कितने का प्रॉफिट है? 35,000 का प्रॉफिट है, तो ये याद रखना प्रॉफिट है 35,000 रुपए का। आगे सी पॉइंट, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, तो ये लॉस है, इसकी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था? 4,000 का सीधा सीधा लॉस था, क्योंकि ओवर वैल्यूड बाय 4,000 था वो, तो 4,000 का लॉस। बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड, तो ये है हमारा लॉस। ठीक है, सिक्स्थ, अगली एंट्री, आगे क्या बोला हुआ है? ई पॉइंट, प्रोविजन हमको बनाना है 5% डेटर्स पे, तो ये प्रॉफिट है या लॉस है हमारा? डेटर्स कितने हैं? 60,000 के, 5% का प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन कितने का बनाना है? 60,000 का 5%, 3,000 का प्रोविजन, तो इसकी एंट्री भी क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, 3,000 रुपए का ये होगा, तो इसके ये भी हमारा क्या है? लॉस है। 7, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, 7th एंट्री, ये पॉइंट भी होगा। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, 1,000 के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड हैं, तो रिकॉर्ड कर देंगे, ये भी लॉस है हमारा।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000 रुपये, 1,000 बीइंग क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करते हैं। हो गया, सारी एंट्रीज होगी। अब क्या करना है लास्ट में, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है पहले, फिर जो आएगा वो बांटना है। तो देख लेते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 35,000 का प्रॉफिट था, 4 3 7 और एक 8,000 का लॉस। तो नेट क्या हुआ हमको, प्रॉफिट था 35,000 का और लॉस है 8,000 का, तो 27,000 का क्या बचा, प्रॉफिट बचा 27,000 का। ये प्रॉफिट हम कौन सी रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, अमित और अनिल, इन दोनों में बांट देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है, उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स को मिलेगा प्रॉफिट तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, पार्टनर्स क्रेडिट होंगे और रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। ऐसे ही होगा ना, ये जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो उसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा होगा 35,000 रुपये, डेबिट साइड का टोटल आ रहा होगा 8,000 रुपये। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 35,000 और यहाँ पे लिख देंगे 27,000 रुपये टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड आ रहा है प्रॉफिट, डेबिट साइड, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है और ये प्रॉफिट किस में बटेगा, अमित और अनिल में, तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। 27,000 का प्रॉफिट था, बांटना है 2:1 में, 18,000 इसको मिलेगा, 9,000 इसको मिलेगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज होंगी। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये तो होगी हमारी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए नहीं बोला हुआ था, पर जर्नल एंट्रीज भी हमने सीख ली कैसे करनी है। अच्छा, जर्नल एंट्रीज हमने अभी सीखी है या तो ये तो शुरू से सीख ही रहे हैं हम, जर्नल एंट्रीज तो शुरू से सीख ही रहे हैं, हर एक टॉपिक की हम जर्नल एंट्रीज ही तो करते थे कि इसकी ये होगी, इसकी वो होगी। अब हमको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो इजी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, देखते हैं कितनी चीजें याद है हमको। रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या क्या चीजें थी, क्रेडिट में क्या क्या चीजें थी, प्रॉफिट किस किस चीज से हो रहा था हमको, बाय, एक तो मशीनरी से हो रहा था, बाय मशीनरी अकाउंट, और एक हो रहा था बिल्डिंग से, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट। मशीनरी से फायदा हो रहा था 20,000 का, बिल्डिंग से हो रहा था 15,000 का, टोटल फायदा 35,000 का आ रहा था हमारा। फिर डेबिट में क्या क्या चीजें थी, नहीं, एक तो हमने बनाया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितने का था, 3,000 रुपए का। और क्या था, क्रेडिटर्स थे एक हमारे, क्रेडिटर्स पे कितने का लॉस था, 1,000 रुपए का। और एक 4,000 रुपए का हमारा लॉस और था, स्टॉक था शायद ओवर वैल्यूड बाई 4,000, स्टॉक ही था, स्टॉक था 4,000 से ओवर वैल्यू, ये सारी चीजें थी। उसके बाद अब लिख देते हैं टोटल कितना आ गया इसका, 35,000, 35,000 टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन 27,000, और अमित और अनिल में बांट देते हैं, 18,000 इसको मिल गया, 9,000 इसको मिल गया, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कैसे बनता है, अच्छा, अब ए बी सी मतलब अमित अनिल और तीसरे का भी नाम आएगा इसमें,
अंकित नया पार्टनर भी आ गया, तो यहाँ पे कैपिटल के कॉलम बनेंगे 3 अमाउंट के। तो पर्टिकुलर्स अमित, अनिल और अंकित। फिर पर्टिकुलर्स अमित, अनिल और अंकित। सबसे पहले क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में? उनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितने हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस? 180 और 1,50,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 और 1,50,000। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, उनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस हैं। उसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, वो तो नया पैसा लेके आया था अपना, उसकी अलग से लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। कैश में एंट्री की थी हमने, तो बाय कैश अकाउंट। वो कितने लाया था? 1,00,000 रुपए। तो बाय कैश अकाउंट 1,00,000 रुपए, ये हो गया। उसके बाद और क्या क्या था? एक हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा था पार्टनर्स में, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 को इसका मिला था, और 9,000 रुपए इसको मिले थे, इन दोनों को ही मिला था। फिर एक हमने जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री की थी। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या थी? अंकित डेबिट हो रहा था टू अमित टू अनिल। ये एंट्री थी ना, एडजस्टमेंट एंट्री, जो जनरल रिजर्व की पहले की थी हमने। क्वेश्चन में लिखा हुआ था जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी थी उसकी। तो ये एंट्री कैसे जाती है कैपिटल अकाउंट में? पहले मैंने तुमको ये सिखाया था पिछले चैप्टर में। पहले अमाउंट लिख दो। अमाउंट किसके कौन सी साइड आएगी? अंकित के डेबिट साइड, उन दोनों में क्रेडिट साइड। तो अंकित के डेबिट में आएगा 3,000 रुपए, अभी वैसे लिख रहा हूं मैं 3,000, और उनके क्रेडिट में आएगा 2,000 इसमें और 1,000 इसमें। जो उन दोनों में लिखा है उसमें नाम किसका आएगा? नाम आएगा अंकित का, बाय अंकित कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे जब अंकित में अमाउंट लिखेंगे 3,000, तो उसमें नाम हमको दोनों का लिखना पड़ेगा। तो इसमें 2,000 पहले लिख देते हैं, 1,000 बाद में लिख देते हैं। हाँ, तो नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये 2,000 किसके नाम से आएगा? अमित के नाम से, टू अमित कैपिटल अकाउंट। और 1,000 रुपए उसने किसको दिए? अनिल को, तो टू अनिल कैपिटल अकाउंट। ये थी जनरल रिजर्व की एंट्री। फिर और क्या चीजें दी थी पार्टनर्स को? अच्छा, यहाँ पे जो एंट्रीज आती हैं वो कौन सी एंट्रीज आती हैं कैपिटल अकाउंट में? नहीं, कैपिटल अकाउंट में वो वाली सारी जनरल एंट्रीज आती हैं जिस जनरल एंट्री में उनकी कैपिटल अकाउंट का नाम यूज हुआ हो, वही वाली एंट्री कैपिटल। क्योंकि लेजर किसका है? कैपिटल अकाउंट का लेजर है ना। तो जब तुम लेजर्स बनाते थे 11th में, जैसे मान लेता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री कहाँ कहाँ जाती थी? एक तो कैश में जाती थी और एक कैपिटल में जाती थी। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा कि जिस भी एंट्री में कैपिटल अकाउंट नाम यूज हो रहा है, वो सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएंगी। ठीक है, तो पहली एंट्री लिख दी हमने जनरल रिजर्व वाली। दूसरी एंट्री कैश वाली ये लिख दी थी, ये लिख दिया ना, इसका कैपिटल अकाउंट 1,00,000 था, बाय कैश। उसके बाद थर्ड एंट्री, ये वाली एंट्री भी कैपिटल अकाउंट में आएगी, क्योंकि गुडविल का पैसा किसको मिल रहा है? अमित और अनिल को मिल रहा है, तो उसको मिलेगा, क्रेडिट में आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 60,000 रुपये लाया था वो, 40 इसको मिले थे, 20 इसको मिले थे। ठीक है, उसके बाद बाकी ये एंट्रीज थी रीवैल्यूएशन की, ये वाली एंट्रीज नहीं आएगी। पर जो लास्ट में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा था, वो वाली एंट्री यहाँ पे आनी थी, जो हम लिख चुके हैं। बस सारी एंट्रीज लिख दी, और कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं इसको। और तो कुछ नहीं था ना? कितना हो गया अब देख लेते हैं टोटल करके। 20, 180, 2,40,000, 2,40,000 टू बैलेंस कैरेड डाउन 2,40,000।
150, 180, 1,80,000 और ये हो गया 1 लाख रुपये, 1,80,000, 1 लाख, ये हो गया 97,000 और ये हो गया 1,80,000। ये उनके कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये उनका कैपिटल अकाउंट हो गया और ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला हमने कुछ नया किया है, ये तो पिछले चैप्टर में भी कर रहे थे हम, ये तो पिछले चैप्टर में भी था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा क्या ऐसा, और कैपिटल अकाउंट भी तो ऐसे ही बन रहा था पिछले चैप्टर में। बस अब नया क्या है, जो नया पार्टनर आया आता है वो अपनी कैपिटल के पैसे कैश में ले आता है बस, तो वो अलग से लिख दिया हमने। उसके बाद जो वो गुडविल लेके आता है उसको हम पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं, बस ये नया है। बाकी रिवैल्यूएशन तो वहां पे भी हो रहा था, जो जनरल रिजर्व वगैरह है उनकी एडजस्टमेंट एंट्री तो वहां पे भी हो रही थी। ठीक है, और बस लास्ट में क्लोजिंग बैलेंसेस निकल देंगे। ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बस ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आज मैं तुमको ऐसा सही क्वेश्चन दूंगा एक, वो घर से करके आना तुम, जिसमें यही करना है, जनरल एंट्रीज करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है।